हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। और हम लोग UPSSC पैट 2022 में एक अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट घटना चक्र टो सीरीज का नंबर 7 है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को फिनिश करते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और इस सेशन की PDF दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए दोस्तों, अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज, निम्नलिखित में से मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? आंसर हमारा होगा मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दोस्तों, उसमें एक मृतकों का टीला एक स्थान था जो पाकिस्तान में है। और उसी में ये वहाँ पे एक जगह मिली थी, उसको मोहनजोदड़ो कहा गया। वहाँ बहुत सारे कंकाल तंत्र, मतलब बहुत सारे हड्डियों का ढांचे मिले थे दोस्तों, इसीलिए उसका नाम मृतकों का टीला पड़ गया था। शायद वो उस समय का कब्रिस्तान रहा होगा, लगता है ऐसा। तो सेकंड क्वेश्चन इज, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का दोस्तों पूछा है इन्होंने, सभी वेदों का नहीं। प्रमुख देवता अग्नि। ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऋग्वेद का जो ड्यूरेशन था उस समय प्राकृतिक आपदाओं से इंसान डरता था। ये जो आजकल की आपदाएं हैं जो ह्यूमन मेड है, उनसे नहीं। ये तो उस समय थी नहीं, सिर्फ प्राकृतिक डिजास्टर थी, जैसे बाढ़ हो गया, बारिश हो गई, ओले हो गए, इस तरह के आंधी तूफान, इस तरीके की आपदाएं थी। तो इंसान प्रकृति से कनेक्शन बनाने के लिए सिर्फ अग्नि का सहारा लेता था, क्योंकि वो हवन करता था तो उसे लगता था कि हवन के धुएं भगवान के पास पहुँचते हैं और तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो बताते हैं। तो इसीलिए वो अग्नि को पूजता था, क्योंकि ये जो देवी देवता वैसे जुड़े हैं, तो ये बहुत आगे जाके जुड़े हैं ये हिंदू धर्म वाले। तो तब यही एक देवता थे, इनको इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ये कनेक्शन पॉइंट था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सी, कुंडग्राम वैशाली में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आता है फोर्थ क्वेश्चन, दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान खैरात, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, फिरोज तुगलक। आई थिंक दोस्तों ये वो एक जो फिरोज तुगलक ने गरीबों के लिए जो हॉस्पिटल बनवाया था, ये उसी का नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये उन्होंने एक अस्पताल बनाया था गरीबों के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर सम्राट दिए हुए हैं दोस्तों, और इधर इनके मकबरे, इनके कहाँ कहाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बाबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? मैं आपको सीधा सीधा यहीं से लिंक करा देती हूँ। बाबर का मकबरा है दोस्तों, चलिए, बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में है, क्योंकि उनको काबुल ले जाया गया था। पहले उनको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था 1531 में, 30 में जब उनकी डेथ हो गई थी। और पहले फिर आगरा में दफनाया गया, फिर उनको काबुल, उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें काबुल ले जाया गया। फिर उसके बाद आता है अकबर। अकबर का सिकंदरा में है दोस्तों। अकबर वो आगरा से ही थोड़ी दूर सिकंदरा जगह है, वहाँ पे। जहांगीर का दोस्तों लाहौर में है। और शाहजहाँ का आपको तो पता ही है, ताजमहल। शाहजहाँ का ताजमहल हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, कौन थे वो? आप बताइए। ये तो दोस्तों सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 में ये शाहजहाँ के दरबार में आए थे, और ये अजमेर के किले में शाहजहाँ से मिले थे। ये शाहजहाँ के लिए गिफ्ट भी लेके आए थे। और 1608 में, इससे पहले दोस्तों विलियम हॉकिंस आए थे। विलियम हॉकिंस आए थे, वो उसको ज़्यादा पूछा जाता है। विलियम हॉकिंस वो आगरा के किले में जहांगीर से मिले थे। 7 में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध दोस्तों लखनऊ वाला क्षेत्र आता था, उसके अंतिम नवाब कौन थे? 7th क्वेश्चन, आंसर इज वाजिद अली शाह।
अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे दोस्तों। उसके बाद अंग्रेजों ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने में मिला लिया था। वो जो राज्य हड़प नीति के अनुसार, जो डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके अनुसार उसको मिला लिया था। नेक्स्ट पे आते हैं 8 क्वेश्चन। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। ये किस नेता का वाक्य था दोस्तों? ये आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय दोस्तों, जब ये लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जब ये लोग 1928 में तो अंग्रेजी सरकार ने लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। जब ये अपना गलियों में अपना विरोध करते हुए जा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बहुत बुरी तरीके से पिटाई की थी अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय की। उसके कुछ समय के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने सांडर्स की हत्या की थी। ये जो थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने, जो जिनके लिए उन्हें फांसी पे लटकाया गया था, उन्हीं की वजह थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 9 क्वेश्चन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इन्होंने पूछा है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के समय, स्वतंत्रता इट मीन्स 1947 में कौन थे? डी, JB कृपलानी। चलिए नेक्स्ट, करजन ने भारत का विभाजन कब किया था? इसका आंसर होगा दोस्तों 1905। सभी लोग जानते हैं भारत का विभाजन, भारत का इसने गलत लिखा है दोस्तों। भारत बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। जो बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था, थोड़ा इसलिए कि वहाँ की जनता बहुत इकट्ठी थी, यूनिटी थी उन लोगों में, उनको थोड़ा डिवाइड करने के लिए इन्होंने बांट दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं 11, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि बताइए दोस्तों। पाक जल संधि, जैसे दोस्तों यहाँ हमारा ये भारत हो गया, यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे पाक जल संधि है, तो आप समझ लीजिए ये इंडिया है, श्रीलंका है, तो किसके बीच में आती है? भारत और श्रीलंका के बीच में। इसको ही पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी भी यहीं आती है, गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट पे आते हैं 12th, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? बताइए। उज्जैन दोस्तों मैं बता देती हूँ, क्षिप्रा नदी के तट पर है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या है दोस्तों। दिबांग, ये जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। सरस्वती नदी आप जानती हैं, जिनको पहले घरघर नदी के नाम से जानते थे। चलो नेक्स्ट 13, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों आंसर होगा उत्तराखंड। 14 क्वेश्चन, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है दोस्तों? ये नीदरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट 15, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, मतलब एशिया और यूरोप एक जगह से थोड़े स्टिच हुए हुए हैं ना दोस्तों, एक ही जगह पे हैं, तो कौन सा पर्वत इनको अलग करता है? आंसर होगा यूराल। जैसे यहाँ पे ये जो रूस वाला भाग है दोस्तों, ये रूस है, कुछ रूस तो इधर आता है यूरोप में, ये वाला रूस आता है यूरोप में, ये वाला आता है एशिया में, तो यहाँ पे यूराल माउंटेन है दोस्तों। फिर सेकंड यूराल रिवर है दोस्तों। फिर तीसरा आ जाता है कैस्पियन सी आ जाता है, और फिर इधर आ जाता है ब्लैक सी आ जाता है। इनके बीच में भी एक माउंटेन है कॉकेसस माउंटेन। तो ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों, ये 5 चीज़ें एशिया को यूरोप से बिल्कुल अलग बना देती है। कभी कभी ऑप्शन में सभी चीज़ें आ जाती हैं, थोड़ा जो अपर सा लेवल का क्वेश्चन होता है उसी में थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट होता है यूराल, जो रूस में ही है दोस्तों, ये यूराल माउंटेन हो गया। सेकेंड इज, एक सेकेंड, फर्स्ट हो गया यूराल माउंटेन, हो गया, यूराल रिवर हो गई, कैस्पियन सी हो गया, कॉकेसस माउंटेन हो गया, और ब्लैक सी हो गया। ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। चलिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, GST काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है GST काउंसिलिंग की अध्यक्षता? सी, डी, केंद्रीय वित्त मंत्री।
केंद्रीय वित्त मंत्री। 17 वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सबसे पहले पूछा है इन्होंने, जब 15 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में। 17 का सी 1969 में। आई थिंक ये 15 जुलाई 1967 था। 18 क्वेश्चन, CRR पर असंक्षिप्त रूप क्या है? CRR ये दोस्तों वो राशि होती है जो 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 जिसको बैंकों को अपने पास रखना होता है। अगर कभी भी बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए बैंक, तो उससे लोगों के कर्ज उतारे जा सकें। ये CRR वो राशि होती है। इसका मीन होता है कैश रिजर्व रेशो, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश मीन्स नगद, रिजर्व मीन्स आरक्षित और रेशो अनुपात। तो सेकंड इसका क्या होगा? बी 18 कैश रिजर्व रेशो। 19 पे आते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, जन धन योजना कब शुरू हुई थी? 19 में 2014 में 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। 20 क्वेश्चन पे, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः किन क्षेत्रों में बटे हुए हैं? आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः किन भागों में बटे हुए हैं? 20 का सी। 21 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? अब बताइए, न्याय की बात प्रस्तावना में पूछा है दोस्तों। इन्होंने सामाजिक की है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं है, बस सिर्फ 3 ही न्याय की बात की गई है। 4 समानताओं की बात की गई है। 4 स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और भाषा की स्वतंत्रता है और 3 न्याय की बात है। चलिए नेक्स्ट 22 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? आप समझ ही गए होंगे। फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता। बी स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में आता है आर्टिकल, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इन तीनों से ही तो मिलकर भारतीय संसद बनती है। डी इन तीनों से ही मिलकर बनती है भारतीय संसद। राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसको हम कभी कभी स्किप भी कर देते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 24 भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? इन्होंने दोस्तों एक उच्च न्यायालय का क्वेश्चन बनता है मीन्स हाई कोर्ट, एक बनता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की उन्होंने पूछा है, ये है दोस्तों लीला सेठ। हाई कोर्ट की आई थिंक हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की सबसे पहले जस्टिस बनी थी, मुख्य जस्टिस, चीफ जस्टिस। और एक बनता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बनने वाली महिला कौन थी? वो है फातिमा बीबी। 25 किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल के रूप में, राज्यपाल दोस्तों ये अलग अलग होती है। अब राज्यपाल को देखिए, इसका हुआ दोस्तों 35 ईयर। नहीं दोस्तों 35 नहीं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ दोस्तों 35। नेक्स्ट पे आते हैं, इतना ही राष्ट्रपति के लिए है दोस्तों। फिर राज्यसभा के लिए 30 ईयर हो जाता है, राज्यसभा के लिए 30 हो जाता है, लोकसभा के लिए 25 हो जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल और वाइस प्रेसिडेंट उन सब के लिए 35 होता है। नेक्स्ट पे, जब किसी भी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? बहुत ही कॉमन सा और पॉपुलर सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। 26 में आंसर क्या होगा? डी अनंत, इनफाइनाइट। 27 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। टार्टिक एसिड दोस्तों इमली में पाया जाता है। एसिटिक एसिड दोस्तों सिरके में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये आप बताइए। नेक्स्ट पे आते हैं 28 निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोस्तों H2SO4 ही होता है। H2SO4 जो होता है
ये वही सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको ही सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? एक दोस्तों कवकों का अध्ययन आता है और एक दोस्तों आता है शैवालों का अध्ययन। ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों? बी और सी केवल जल में घुलनशील है, बस ये याद रखिएगा, और सब फैट में सोल्यूबल होते हैं। ये ओनली सोल्यूबल इन वाटर है। और जो भी बचा ए के ई, मतलब के ई डी ए, एक तरीके से एक कीड़ा वाली भी वो बन जाती है ट्रिक, के ई डी ए, जो कीड़ा है जो वसा में घुलता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और अदरवाइज बी और सी सिर्फ वाटर सोल्यूबल है। 31 क्वेश्चन पे आते हैं। 0.06 स्क्वायर प्लस 0.47 स्क्वायर प्लस 0.79 स्क्वायर अपॉन ये है। ये दोस्तों वो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले से इसको आप अप्लाई करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 31 का सी, इसका आंसर होगा दोस्तों 100। नेक्स्ट पे आते हैं। गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है और कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। 960 का इसको ऐसे कर देंगे 160, कितना अधिक हुआ? 160। ये है 960, ये हो गया 160 इंटू परसेंटेज में इसको कर देंगे ऐसे, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है 33, इसका आंसर होगा, और ये दोस्तों देखिए आप, ये ए स्क्वायर बना हुआ है, ये ए स्क्वायर है दोस्तों, ये बी स्क्वायर है, बी इंटू बी हो रखा है ना, ये सेम डिजिट है, इंटू हो रखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अपॉन क्या है? ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस बी बच जाएगा। तो ए प्लस बी का ऐड करके आप देख लीजिएगा क्या आएगा। रख दो 0, शायद मुझे लग रहा है ये 33 वाला आंसर आ रहा है, क्योंकि 8 और 2 प्लस करके लास्ट में 0 बनेगा, और 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। 5 संख्याओं का औसत दोस्तों 24 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के जो योग होगा 4x जो होगा, और 4x के 5वें हिस्से के बराबर है। 4x के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो पहली संख्या याद कीजिए दोस्तों, इस तरीके से इसको कर लेंगे। 26 इंटू बेसिक से थोड़ा 26 इंटू 4 को इंटू पहले 5 कर देंगे, इधर ये 4x करके क्या करेंगे, प्लस 4x का 5वां हिस्सा कर देंगे, 4x का 1/5 कर देंगे। इसी तरीके से ये संख्या आ जाएगी पहली संख्या। क्योंकि एवरेज हमें से ये तो पता है, पहले ऐड करके लिखने पड़ेंगे। इनकी टोटल वैल्यू ये है 4x की प्लस 4x के 5वें हिस्से की 1/5 x की। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 35 पे। 4 अलग अलग संख्याएं हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। इन्हें क्या बताया? 4 अलग अलग संख्याएं हैं, जो पहली 3 संख्याओं का औसत है चौथी संख्या का 3 गुना है। मतलब 3 संख्याओं का जो औसत है, और सभी 4 संख्याओं का औसत दोस्तों 55 है। तो पहले 4 संख्याओं का 55 औसत है, तो पहले 4 संख्याओं का वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों 36 पे आते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 36 बताइए आप। पानी पिया, इस तरीके से आता है ना, और सब तो प्यास थी, नदी थी, इलायची थी, इस तरीके से आता है, पर पानी पिया होता है। चलिए नेक्स्ट पे 37 कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? 37
कपटी मित्र का बी, आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना। 38 का विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी दोस्तों, आप बताइए। 38 का सी ब्रज भाषा थी। 39 का कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, चंचरीक भी है, सिलीमुख भी है, सलम भी है, आप बताइए कौन सा है। 39 का ए, सलभ नहीं है, और मिलिंद भी है, चंचरीक भी है, सिलीमुख भी है। 40 का वाक्य को शुद्ध बताना है। ये अनेकों वाला तो हमेशा आप गलत कर दीजिएगा, क्योंकि जहाँ भी आपको अनेकों मिलेगा वो गलत होगा, सिर्फ अनेक सही होता है। हमें लगता है जैसा अनेकों सही है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य कौन सा है, श्री कृष्ण के अनेक नाम। इसमें भी अनेकों है, इसमें भी अनेकों है, तो ये सब इसी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। पैराग्राफ आ गया है दोस्तों इंग्लिश का। 48 का क्वेश्चन 48 पे आते हैं। वाई डिड सी ड्रेस प्लेनली, वाई डिड सी ड्रेस प्लेनली। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, आप पैराग्राफ पढ़िएगा, इसमें से ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आप पैराग्राफ अब पढ़ूंगी तो ये वीडियो 2 घंटे से भी प्लस में हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती चलूँगी। आप खुद से रीड आउट करेंगे, देन आंसर देंगे, तो आपको ईजिली सब समझ आ जाएगा। 41 का सी, सी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। 42 पे वाई डिड सी सफर्स एंडलेसली। 42 इसका आंसर होगा बी, बिकॉज ऑफ द पुअरनेस ऑफ हर हाउस। 43 व्हाट डिड सी नो ड्रीम ऑफ। आंसर विल बी 1 ए, मैन whom all women want to marry। 44 गिव द सिनोनियम आ गया। अब बताइए चाउस। 44 का सिनोनियम क्या होगा, ए, कन्फ्यूजन। और गिव द एंटेनियम द कॉन्सिटेड, कॉन्सिटेड का बताइए आप। 45 सी, मोडेस्ट। नेक्स्ट 46 में क्या आता है, ये इस तरीके से इनका रिलेशन बताना है। छेनी मूर्तिकार, मूर्तिकार छेनी से मूर्ति बनाता है। और निहाई, निहाई से क्या होता है दोस्तों। 46 कि मुझे नहीं पता है फोर निहाई क्या होती है। 46 का सी, लोहार, लोहार। 46 का लोहार आ गया, ब्लैक स्मिथ। इसका हार्बर को क्या लिखा गया है, ये दोस्तों इसको इस तरीके से। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, इसको हार्बर को ये लिखा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें ट्रिक बता दे रही हूँ, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या होगी दोस्तों, जैसे कि ये सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, बी और ओ, इसको उठाया है, बीच वाले मिड वैल्यू को उठाया है, बी और ओ। इसी तरीके से इसमें पूछा टी यू को उठाएंगे, तो टी यू और टी यू इन दो में मिल जाता है हमें। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, आर, इस आर को उठाया है और ओ को आर और यू को उठाया। बी ओ तो ऑलरेडी हो चुका है, तो आर और यू को उठाया, आर और यू इन्होंने। नेक्स्ट में नीचे आके देखते हैं, पी और आर को उठा लेंगे, पी और आर, तो हमारा यही से आंसर हो जाएगा। आगे भी अगर देखना हो, ए और आर, ए और आर, और फिर लास्ट में एच रख दिया है। और फिर यहाँ पे ए और आर रख के, फिर ए और ई रख के बाद में, ए और ई रख के बाद में बचा हुआ आर रख देंगे, ये आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 48, रीना अस्मिता की पत्नी है और आदित्य रानी का पति है। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा है। अस्मिता का आदित्य से क्या संबंध होगा। रीना अस्मिता की पत्नी है, आप देखिए रीना जो हो गई, रीना जो होगी अस्मिता की, ये ऊपर हो गया है, चलिए अब देख लेते हैं। रीना जो है अस्मिता की पत्नी हो गई, रीना अस्मिता की पत्नी है, ये माइनस हो गया, ये पति हो गए, प्लस हो गया। और आदित्य रानी का पति है। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी, जो रीना की इकलौती बेटी है, जो भी है इकलौती बेटी सिया, सिया के दादा हैं, तो सिया के दादा। अच्छा, रानी के जो ससुर होंगे ये दादा होंगे, तो रानी इनकी, इसकी भाई की वो हो जाएगी, एक ही आदित्य के भाई की पत्नी हो जाएगी, ये अस्मिता की, और ये एक आदित्य हो जाएगा, इसकी पत्नी रीना हो जाएगी, क्योंकि ये भी इसके ससुर है और ये भी इसके ससुर है। आज अस्मित आदित्य से क्या क्या संबंध है, अस्मित का आदित्य से, आदित्य का क्या लग गया अस्मित, आप बताइए, तो भाई लग गया 48 का। नेक्स्ट पे आते हैं, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों, टाइम काफ़ी हो गया है।
5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था। 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन हो गया बताइए। इसका आंसर मैं आपको सीधा बता दे रही हूँ, बी बुधवार होगा, आप उससे लगाइएगा। 4 शब्द दिए गए हैं और ओड एंड आउट निकालना है। वीवर, गूंगा, ब्लाइंड एंड डीप। डीप, ब्लाइंड, डंप, गूंगा हो गया तो वीवर इससे अलग हो जाएगा। 50 ये सब गूंगा बहरा ये है कैटेगरी है इनकी। 51 भारत संयुक्त राज्य अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि से अधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ था अभी, वो कब से इम्प्लीमेंट हो गया उसका, 1 मई 2022। 52 पे आते हैं, देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र। देश के पहले अनाज आधारित, जैसे अनाज की भूसी हो गया आपको, तो मतलब अनाज में से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, चावल के ऊपर की भूसी हो गया, अनाज की जो ऊपर की भूसी होती है, उन सब से बनाया गया है ये। इसी से उसमें एथेनॉल बनाई जाएगी। तो कहाँ पे लगाया गया है ये दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये बिहार में लगाया गया है। आप खुद बताइए अब बिहार में से इसमें से कौन सा है। पूर्णिया, बिहार पूर्णिया में। 53 फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। 53 का आंसर होगा बी, आर एन नारायण मूर्ति। 54 मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है बताइए। 54 का आंसर सी, तिनसुकिया। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में 55 हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के IISc बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है जिसके कारण मछलियों के विकास प्रभावित हो रहा है। माइक्रोप्लास्टिक वो छोटे से प्लास्टिक, बस इस तरीके से समझिए। आप बताइए। ये कावेरी नदी में, सदन में, जो तमिलनाडु में जो बहती है। अब चलिए 56 मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। किए गए वाहन का नाम क्या है। सबसे पहला वो है ये वाहन, इसका टोयोटा मिराई ने लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला होगा इलेक्ट्रिक वाहन ये। इसीलिए 57 में फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कौन सा विकल्प आप याद रखिए, आपको याद होगा दोस्तों, अभी जनवरी फरवरी जब हमारे यूपी में भी इलेक्शन हुआ था, यूपी में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, पंजाब में जब आपकी सरकार बनी थी तब हुआ था, उत्तराखंड में ये पुष्कर सिंह धामी बने, बीजेपी की सरकार बनी, गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार बनी, सिक्किम में नहीं हुआ था दोस्तों, मणिपुर में हुआ था और यूपी में हुआ था। चलिए 58 पे आते हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो मैं आपको सही नहीं है वाला ही विकल्प बताती हूँ। 58 का डी, जो ये सही नहीं है, ये इसका आंसर होगा। मेरठ जिले के बीरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के, क्योंकि वाराणसी नहीं दोस्तों, इलाहाबाद जिले तक जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ टू इलाहाबाद सीधा 593 किलोमीटर। 59 अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2021 को किस अधिनियम के रूप में पारित किया गया है। कौन सा अधिनियम बनाया गया है। 59 का आंसर सी, 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आई थिंक ये दोस्तों इसके लिए है, EWS वाले सेक्शन के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसके लिए बनाया गया है। 60 क्वेश्चन पे आते हैं। नवंबर 2021 में 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन चुनी गई है दोस्तों। 60 पर बताइए। डी, मैग्डोलेना एंडरसन, स्वीडन की। 61 का हरिप्रसाद चौरसिया किस लिए जाने जाते हैं दोस्तों। ये हरि भगवान तो हमेशा विष्णु बांसुरी बजाते हैं, मैंने आपको ट्रिक से कराया हुआ है। हरि हो गए भगवान बांसुरी बजाते थे, आई मीन कृष्ण भगवान। 62 बार दीपों सहित भारत की समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है। इन्होंने दोस्तों दीपों सहित पूछा है। भारत की कोस्टल जो एरिया लाइन है, कोस्टल एरिया जहाँ से भारत समुद्र के साथ साथ मिलता है उसको कहते हैं, और उसमें दीपों का भी इंक्लूड किया है दोस्तों। वही दोस्तों हमारा 75 16 किलोमीटर में आता है, क्योंकि
6100 हमारा बिना द्वीपों के अलग है और 1500 के आसपास 1500 के आसपास हमारा कोस्टल बाउंड्री है। और ये हमारी जो हमारी मेनलैंड बाउंड्री है, कोस्टल मेनलैंड कोस्टल बाउंड्री जो हमारे राज्यों से संबंधित है। और ये हमारा नीचे 1500 हमारा द्वीपों से, अंडमान निकोबार ये हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन सबको मिलाकर टोटल हमारा 7516 किलोमीटर बन जाता है। 63 पे आते हैं। आसियान का कौन सा देश सदस्य नहीं है? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आसियान में वो सभी कंट्री आते हैं, साउथ ईस्ट कंट्री जो हमारे नीचे, इंडोनेशिया वाला, सिंगापुर वाले जितनी भी कंट्री हैं वो सभी, उसमें 10 कंट्रियाँ आती हैं। आप अब देखिए कौन सा नहीं है। चीन। चीन तो दोस्तों ऊपर आता है भारत से, तो इसमें तो भारत तक भी नहीं है क्योंकि वो भारत साउथ में आता है और ये साउथ ईस्ट की कंट्रियाँ हैं। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों बताइए? बीसी रॉय पुरस्कार सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। लेखपाल में पूछा गया था आई थिंक। 65 निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी नहीं है? कौन सा दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है? आप बताइए 65 का। ए हैमिंग बर्ड। और श्री धनपत राय श्रीवास्तव किस वर्ष किस नाम से मशहूर है? धनपत राय श्रीवास्तव ए प्रेमचंद के नाम से। 67 अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये किसको मिला है चमेली देवी पुरस्कार? 67 में डी आरिफा जोहरी को। किस देश ने 68 किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? 68 में बताइए। ए भारत ने। बहुत सालों के बाद दोस्तों भारत ने इंडोनेशिया को हराकर, 13 बार का विजेता था इंडोनेशिया, उनको भारत ने हराकर थॉमस कप जीता है। ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता होती है। इसको सिर्फ थॉमस कप को दोस्तों मेल खेलते हैं सिर्फ, और उबेर कप जो होता है वो भी बैडमिंटन प्रतियोगिता, उसको सिर्फ फीमेल खेलती हैं। और 69 क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? 69 में आंसर होगा सी प्रेम रावत। 70 प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ 22 अप्रैल को मैंने बताया था ना, 22 अप्रैल को पृथ्वी होती है। 22 मार्च को पहले जल चाहिएगा, फिर पृथ्वी पे आने के लिए जल जरूरी है ना। फिर 22 मार्च हो गया, 22 अप्रैल हो गया, फिर 22 मई हो गया, वो डाइवर्सिटी। जब जल होगा और पृथ्वी होगी तो बहुत सारी वनस्पतियाँ उगेगी जिससे डाइवर्सिटी होगी। तो 22 ये तीनों याद रखना, मार्च, अप्रैल और मई। ये मैंने अच्छे से ट्रिक के साथ उस वीडियो में कराया है, तो आपको अगर देखना हो तो वहाँ पे जाइएगा। 71 पे आते हैं। गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? ये पैराग्राफ आ गया है दोस्तों, आप पैराग्राफ खुद से पढ़िएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता के हुए मूव ऑन करती हूँ। 71 आंसर इज सी, अपराधों की ओर। 72 लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? 72 का डी, अंधकार को स्वीकार कर लेना। 73 जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता तो क्या होता है? 73 में ए, इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है। 74 अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है? डी, यह मानना है कि समाज में अन्याय और बुराइयां नहीं हैं, इसलिए और संकेत करता है। 75 गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुछ गद्दान अंधकार टाइप भी हुआ, अज्ञानता टाइप। 75 का बी, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। ये फिर इसी सेकंड पैराग्राफ आ गया है 76 to 80। आइए इसमें मिलते हैं। 76 क्वेश्चन, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? मनु को ए, कि उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने डायरी में, ये मनु दोस्तों एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो गांधी जी की, शायद उसी पे बेस्ड है, उसी से कुछ लिया गया है आई थिंक। 77 गांधी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? डी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। 78 गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? ए, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, इसीलिए कहा है। 79 डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
बी, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। 80 पे चलते हैं। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? 80 का क्या होगा दोस्तों? डी, हस्ताक्षर करते थे, क्योंकि यह नियम था। इस तरीके से दोस्तों आगे हमारे क्वेश्चन जो बनेंगे, अब वो हमारे डीआई के क्वेश्चन टेबल एंड ग्राफ वाले आ गए हैं। ये आप पीडीएफ से खुद से सोल्व करिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से इनको सोल्व कीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।